नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो लेक्चर आप लोगों को दिया जा रहा है उसे आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ देख रहे होंगे और आप लोगों को दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, वैष्णवता और भारतवर्ष, यानी जितने आपके पाठ्यक्रम में निबंध है, शिवमूर्ति, शिव शंभू के चिट्ठे, कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सारी चीज़ें आप लोगों को दिया जा चुका है। आज संस्कृति और सौंदर्य जो नामवर सिंह का निबंध है, ये मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है, इसको आपको पढ़ लेना है। महाकवि की तर्जनी का पीडीएफ मैंने भेजा है, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक चंद्र शर्मा गुलेरी का धर्म और समाज पढ़ लीजिएगा। ये 2-3 हैं जो पढ़ना है और इनसे बहुत ज़्यादा कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कि इनसे प्रश्न जो भी बन सकते हैं वो आप तक हम जरूर पहुंचाएं। तो ये सारे निबंध आपके हो चुके हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए और चाहे यूजीसी नेट की बात की जाए। और फिर अगली कक्षा जो अब होगी वो होगी हिंदी साहित्य की अन्य विधाएं। अन्य विधाओं में आप लोग जानते हैं, जैसे संस्मरण की बात करेंगे, रेखा चित्र की बात करेंगे, जीवनी की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे अब अगली कक्षा में। और आप लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ईद उल फित्र का त्यौहार कल मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में, तो इसलिए आज कोई वीडियो लेक्चर नहीं हो पाया है और कल त्यौहार के कारण भी छुट्टी रहेगी। कल के बाद से फिर आप लोगों को अपने समय अनुसार वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स अन्य विधा से मिलना प्रारंभ होगा। आज कोई वीडियो लेक्चर नहीं मिलना था, लेकिन जो टेस्ट सीरीज आपको दी गई है, मैंने सोचा कि आप लोगों को उस टेस्ट सीरीज का हल दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी हमारे नए मेंबर्स हैं, जिनका भी, जैसे अमित अभी आज एडमिशन हुआ है, वो ध्यान दें। अमित जी, आप अन्य विधा, वैसे मैंने आपको भेज दिया निबंध का, लेकिन आप अन्य विधा से तैयारी प्रारंभ करें। सारी चीज़ें साइक्लिक चलती हैं। जब हम लोग फिर अन्य विधा पर आएंगे तो आपका कोर्स वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो निबंध चूंकि हो चुका है, तो निबंध आप अगर कुछ समय मिले तो पढ़ लें, ना समय मिले तो छोड़ दें। आप लगातार हमारे साथ अन्य विधा से प्रारंभ करें। तो निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों को साथ लिए रहता है। कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 1 का पहला होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 2 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? आचार्य नंदुलाल वाजपेयी फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में कहा कि इतना प्रभावशाली लेखक बहुत दिनों बाद पैदा हुआ है। रसप्रिया तथा 3 बिंदिया फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। मानुष बने रहो जो बोले सो निहाल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। फणीश्वरनाथ रेणु की सभी कहानियां विश्वामित्र पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। गलत है, क्योंकि सभी कहानियां विश्वामित्र में प्रकाशित नहीं होती थीं। 1946 के आसपास कुछ कहानियां कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका विश्वामित्र में प्रकाशित होती थीं, कुछ कहानियां। तो प्रश्न संख्या 2 का डी होगा। प्रश्न संख्या 3 देखें, हरिशंकर परसाई निम्न में से किस पत्रिका में उदार नाम से लिखना प्रारंभ किया था? आपका उत्तर होगा डी, प्रहरी। ये भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है, इसे भी ध्यान रखना कि हरिशंकर परसाई और किस नाम से लिखते थे। तो उदार नाम से, ध्यान देना, उदार नाम से। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको पहले से पता था या नहीं। निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? विकल्प है काग भगोड़ा, वैष्णव की फिसलन, अपनी अपनी बीमारी, आपने मेरी रचना पढ़ी। तो यहाँ पर होगा डी, आपने मेरी रचना पढ़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा के संबंध में किसने कहा है कि उनकी भाषा चपल खंजन सी फुदकती चलती है? विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, शिवपूजन सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर नगेंद्र। आपका उत्तर हो जाएगा बी, शिवपूजन सहाय।
मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, ध्यान देना, जब बात मैथिली शरण गुप्त की आती तो इन्होंने कहा था कि यह लेखनी या जादू की छड़ी। ध्यान रखना, मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि यह लेखनी या जादू की छड़ी। लेकिन यहां पर आपका जो ये प्रश्न है उसका उत्तर होगा बी, शिवपूजन सहाय। प्रश्न संख्या 6 देखें। कोई टाटका सिला विचित्र पैजामा और फटे हुए काले खुरदरे कंबल का गिलाफ जैसा कुर्ता गले में लटकाए भालू के समान घूम रहा है। कोई कोपिनधारी तार सूती कोट पहने कमर में बोझ बांधने की मोटी रस्सी लपेटे और रूखे बालों को खुजलाता हुआ शाही जैसा कांटेदार जंतु जान पड़ता है। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। आपका उत्तर होगा सी, स्मृति की रेखाएं। अगला प्रश्न, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक के किस पात्र द्वारा कहा गया है? आपका उत्तर होगा सी, सुवासिनी। चंद्रगुप्त नाटक की जो सुवासिनी है उसी का यह कथन है। जबकि यहां पर कार्नेलिया जो लिखी है, कार्नेलिया हैं, अलका है, ये भी चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं। लेकिन जो देवसेना लिखी हुई है ये चंद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त की पात्र हैं। अगला प्रश्न, जिभिया ऐसी बावरी कह गई सरग पताल, आपुं कहे भीतर रही जूती खात कपाल। किसने कहा है? किसकी पंक्ति है? बिहारी की है, रहीम की है, सूरदास की है या कबीर की है? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, यह पंक्ति रहीम की है। अगला प्रश्न, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमोस जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का है? आपका उत्तर होगा स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हरिचंद्र पुराण, जाखूम नयार, स्वर्गारोहण, विष्णुदास, स्वाति तिरुनाल, नारायण दास। गलत होगा, स्वाति तिरुनाल राम वर्मा का है। स्वाति तिरुनाल आप लिख लें, राम वर्मा का है। राधा सुधा शतक श्री हठी जी का है, बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, सुमेलित नहीं है। सी बेमेल है, क्योंकि स्वाति तिरुनाल राम वर्मा की रचना है। लिख लें, अगर कॉपी पेन आपके पास है तो जरूर लिख लें किसकी रचना है? राम वर्मा की रचना है। मुल्ला वजहीकृत सबरस में कैसा गद्य है? तो सबरस में ललित निबंध है। मुल्ला वजहीकृत सबरस लिख लिया आपने। दक्कनी हिंदी की प्राचीनतम रचना कौन सी है? अब्दुल समद का तफसीर वहाबी, मुल्ला वजही का सबरस, गेसूद राज का मेराजुल आशिकीन, सैयद हुसैन अली का चार दरवेश। तो इनमें से दक्कनी हिंदी का प्राचीनतम रचना किसे माना गया है? आपका उत्तर होगा मेराजुल आशिकीन। गेसूदराज की जो रचना है मेराजुल आशिकीन, उसी को दक्षिणी हिंदी का सर्वप्रमुख प्राचीनतम रचना, सर्वप्रमुख कह सकते हैं या सर्वप्रथम कह सकते हैं रचना माना गया है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? विकल्प वर्ण रत्नाकर, महापुराण, राउलवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण। आपका उत्तर हो जाएगा 13 का ए, वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न देखें, सत्य के प्रकाश का साधन बनकर जिसकी प्रगाढ़ अनुभूति उनको हुई थी उसकी कविता स्वयं उनकी जिहां पर आ बैठी। उपरोक्त कथन कबीरदास के बारे में किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास। आपका उत्तर हो जाएगा डी, श्याम सुंदर दास। कई लोगों ने जो उत्तर भेजा है व्हाट्सएप पर, जो लोगों का उत्तर आ रहा है लगातार, उसमें मैंने देखा ये प्रश्न कई लोगों ने गलत किया
कई लोगों ने लगाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन वह गलत होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं बल्कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास होंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। सूरदास को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। रास पांचोपाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। पुष्टि मार्ग की स्थापना माधवाचार्य द्वारा किया गया, तो माधवाचार्य द्वारा नहीं बल्कि वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 15 का डी, पुष्टि मार्ग। यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखें, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है? ये देखिए, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और आप जानते हैं कि लगभग हिंदी साहित्य जितनी भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्यों ना साधारण हिंदी पूछी जाती हो, सामान्य हिंदी पूछी जाती हो, लेकिन वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो काव्य संप्रदाय दिया है, इनसे जरूर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो अक्सर पूछा जाता ही है काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? सही विकास क्रम होगा बी। सबसे पहले होगा रस संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। फिर होगा अलंकार संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। फिर होगा रीति संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। फिर होगा वक्रोक्ति संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। फिर होगा ध्वनि संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन हैं। फिर होगा औचित्य संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। तो इस तरीके से 16 का सही विकास क्रम आपका होगा बी। प्रश्न संख्या 17 देखें कि राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथरना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, दिनकर। आपका उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है अधिनायक। अधिनायक, उसी अधिनायक कविता की ये पंक्तियां हैं। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर आपने ये बता दिया रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं, लेकिन रघुवीर सहाय की किस कविता की पंक्तियां हैं, बाय द वे कभी सुमेलित करने के लिए पूछ लिया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो क्या होगा? तो जो आपके मन में सवाल उठता है उससे पहले ही आपको उत्तर दे दिया जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में नहीं हुआ था? यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और आप लोग जानते भी होंगे, और इसका भी उत्तर कई लोगों ने गलत दिया है। सही उत्तर होगा 18 का ए, मन की चंचलता। मन की चंचलता माधव प्रसाद मिश्र की रचना है, जिसका प्रकाशन आप लिख लें सुदर्शन में हुआ है। सुदर्शन। बाकी इंदुमती है, 11 वर्ष का समय है, दुलाई वाली है, इन सब का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ है। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? सुदर्शन का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। हार की जीत सुदर्शन की पहली कहानी थी। हार की जीत उर्दू पत्रिका हजार दास्तां में छपी थी। अठन्नी का चोर, सच का सौदा, साइकिल की सवारी सुदर्शन की रचना है। अब इनमें से कौन सा गलत है? कई लोगों ने इसका उत्तर डी भेजा है, कई लोगों ने ए लिखकर भेजा है, गलत है। सी होगा। हार की जीत का प्रकाशन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। सरस्वती पत्रिका में, हजार दास्तां में नहीं, सरस्वती पत्रिका में हुआ था। सुदर्शन की रचना यानी बद्रीनाथ भट्ट की रचना हार की जीत।
जो ये कहानी है ये 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। हाँ, ये जरूर है कि सुदर्शन की कुछ कहानियाँ उर्दू की पत्रिका हजार दास्तां में जरूर छपती थीं, लेकिन हार की जीत की बात करें तो ये हार की जीत जो कहानी है ये हजार दास्तां में नहीं छपी थी, बल्कि 1920 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कहानी और कहानीकार का असत्य जोड़ा कौन सा होगा? वारेन हेस्टिंग का शान उदय प्रकाश का है, बिल्कुल सही है। कौवे और काला पानी निर्मल वर्मा का है, ये भी सही है। तिरिया चरित्र शिवमूर्ति का है। बेटों वाली विधवा गुलाब राय का नहीं है, बेटों वाली विधवा प्रेमचंद जी का है। डी हो जाएगा उत्तर, बहुत ही साधारण प्रश्न था। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो यहां पर रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का है, लाला श्रीनिवास दास का है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 22, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा? ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, जितने उपन्यास है वो मैंने पढ़ा दिया है, जितने नाटक हैं उन्हें आपने पढ़ लिया, सारी कहानियां आपने पढ़ लिया। अब इधर बचा ही कितना है? जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नए लोग तो जो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो उनको पूरा पढ़ना है। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो कम से कम 50 में 45 तक जरूर पहुंचे। कहीं पर कोई समस्या हो रही जरूर व्हाट्सएप पे आप बताएं। और जो मैंने आज कहा है आप लोगों को ध्यान दीजिएगा कि संस्कृति और सौंदर्य जो मैंने भेजा है उस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। महाकवि की तर्जनी जो मैंने भेजा उसे पढ़ लीजिएगा, साथ में धर्म और समाज को भी पढ़ लीजिएगा। तो अगर इसको पढ़ लेते हैं तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपको करा दिया जाएगा परसों, क्योंकि आज कल 2 दिन छुट्टी ही रहेगी। आज कोई लाइव कक्षा नहीं होगी, कल ईद है, उसके लिए भी मैंने बताया कि ईद उल फित्र का त्यौहार है तो इसलिए छुट्टी रहेगी, उसे भी ध्यान दें। और एक महत्वपूर्ण बात बताना था आप लोगों को, कई हमारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन अभी आज से 2 महीने पहले यानी उधर जनवरी फरवरी मार्च में अप्रैल में एडमिशन हुआ, दिसंबर में कुछ लोगों का एडमिशन हुआ है, कुछ लोगों नवंबर में हुआ है। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनकी फीस बाकी है। तो जिनकी फीस बाकी है आप लोग अपनी फीस सबमिट कर दें। जिनकी फीस बाकी नहीं है वो बिल्कुल भी मैसेज ना करें, या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कभी भी 1 आध महीने बाद 2 महीने बाद फीस की बात की जाती है तो जिनका पेड होता है वो भी मैसेज करने लगता है, सर मेरा तो पेड है। भाई आपका पेड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर मैसेज क्यों कर रहे हैं? जिनका बाकी है ये उनके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का इरावती उपन्यास अधूरा है। इरावती उपन्यास गुप्तकालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इरावती उपन्यास पर बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक है। इरावती उपन्यास का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद की मृत्यु के बाद 1940 में हुआ है। यहाँ पर असत्य विकल्प कौन सा होगा? आपका उत्तर होगा बी, क्योंकि इरावती उपन्यास गुप्तकालीन नहीं बल्कि शुंगकालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ये भी कई लोगों ने प्रश्न गलत किया है, शुंगकालीन होगा। कई लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत भेजा है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। पुष्पा मंगलसूत्र उपन्यास की पात्र हैं। रामविलास शर्मा सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं। अमृत राय के अनुसार प्रेमचंद की रचना कायाकल्प अनातोले फ्रांस के थायस का भारतीय परिवेश में रूपांतर है। तो यहाँ पर आप देखें आपका उत्तर होगा डी। डी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि अमृत राय के अनुसार प्रेमचंद की रचना कायाकल्प नहीं बल्कि अहंकार, आप लिख लें, कायाकल्प नहीं बल्कि अहंकार। अहंकार जिसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ है, वह अनातोले के थायस का भारतीय परिवेश में रूपांतर है। कायाकल्प नहीं है बल्कि अहंकार। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है?
हंस पत्रिका छायावाद की समर्थक थी, बिल्कुल सही है। सुधा पत्रिका छायावाद की विरोधी थी, ये भी सही है। प्रकृति के सुकुमार कवि एवं हिंदी साहित्य के गौरव पंत जी का कहना है कि छायावादी कवियों को आदृश्य प्रियतम कोई मध्ययुगीन ब्रह्म या ऐसा रहस्यमयी शक्ति की धारणा नहीं थी जो विश्व जीवन से विच्छिन्न अपने में ही स्थित है। डी विकल्प क्या है? छायावाद क्या है? लेख नामवर सिंह का है। तो इन चारों विकल्पों में से असत्य विकल्प कौन सा है? उत्तर हो जाएगा डी विकल्प गलत है, क्योंकि छायावाद क्या है? यह लेख नामवर सिंह का नहीं है, मुकुटधर पांडे का है। कॉपी पेन अगर आपके पास नहीं है तो कॉपी पेन लेकर बैठा करें, जो चीजें बताई जा रही हैं उन्हें आप जरूर लिख लिया करें। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? पेपरवेट कहानी के लेखक गिरिराज किशोर हैं। पेपरवेट नाटक के लेखक रमेश उपाध्याय हैं। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। बस्ती खिले गुलाब की केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। इनमें से असत्य विकल्प कौन सा है? असत्य विकल्प होगा सी, क्योंकि कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और इसका प्रकाशन हुआ था 1918 ईस्वी में। माखनलाल चतुर्वेदी ने जो ये नाटक लिखा है कृष्णार्जुन युद्ध, इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? देवताओं की छाया में चरवाहे उपेंद्रनाथ अश्क की रचना है, बिल्कुल सही है। पंतकृत रजत शिखर प्रहसन विधा की रचना है, नहीं, रजत शिखर प्रहसन विधा की रचना नहीं है, बी ही गलत होगा। प्रहसन विधा की रचना नहीं बल्कि नाट्य गीत है। सुमित्रानंदन पंत की रचना जो रजत शिखर है यह नाट्य गीत है, लिख लें कहीं पर, नाट्य गीत है, इसलिए बी विकल्प आपका गलत है। सुबह के घंटे नरेश मेहता की नाट्य कृति है, सही है। प्रेम की वेदी नाटक के नाटककार प्रेमचंद है, ये भी सही है। तो हमारा 26 का बी गलत होगा। प्रश्न संख्या 27, पुष्पावती को साहित्य सागर की मरकत मणि किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका भी उत्तर बहुत सारे लोगों ने गलत भेजा है। प्रश्न संख्या 27 का भी आपका उत्तर हो जाएगा सी, अशोक तिवारी। कई लोगों ने डॉक्टर श्याम सुंदर दास विकल्प में भेज दिया, कई लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल भेज दिया। यानी इस प्रश्न में केवल 7-8 लोगों की अगर बात करें तो उन्हीं लोगों का सही आया है उत्तर, बाकी लोगों का उत्तर गलत है। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सी रचना धर्मदास की है? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा उग्र गीता। उग्र गीता धर्मदास की रचना है। बाकी इनमें से जितने भी भाग हैं, चाहे भवतारण की बात करें, चाहे अगाध मंगल की बात करें या अनुराग सागर की बात करें, ये सब एक अंश के रूप में लिखी गई हैं। पूरी एक पुस्तक नहीं बल्कि इन सब का एक संग्रह करके एक जगह लिखा गया है। ये सारे की सारी रचनाएं कबीर की हैं। सिर्फ उग्र गीता को छोड़कर बाकी सारी रचनाएं कबीर की हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रेमचंद को भाषा का जादूगर गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा, गलत है, जैनेन्द्र होगा। पहला ही विकल्प आपका गलत होगा, जैनेन्द्र होंगे। बिंब का जादूगर माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, सही है। रूप सिंह चंदेल ने कमलेश्वर को शब्दों का जादूगर कहा है, सही है। रामवृक्ष वेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है, सही है। कलम का मजदूर अलग है, कलम का जादूगर अलग है, सारी चीजें अलग है। ध्यान दीजिए, जल्दबाजी करके भी इन प्रश्नों का उत्तर कई लोगों ने गलत कर दिया है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 30, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है या रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? उनका अर्थात सूरदास का भ्रमर गीत विरह का उमड़ता हुआ महासमुद्र है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, बिल्कुल सही है। संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएं, बच्चन सिंह ने कहा है, बिल्कुल सही है। कर्मवीर पत्र को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारा विकल्प डी गलत होगा। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में कर्मवीर का प्रकाशन इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ, गलत है। कर्मवीर का प्रकाशन इलाहाबाद से प्रारंभ नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश में जबलपुर से हुआ था। और कब हुआ था ये भी आपको बता दें, 17 जनवरी 1920, 17 जनवरी 1920 से कर्मवीर का प्रकाशन हुआ, मध्य प्रदेश के जबलपुर से, इलाहाबाद से नहीं। तो इसलिए असत्य विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न, बनन में बागन में बगरो बसंत है पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस अविधा से ग्रहण किया गया है? यह भी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। उत्तर होगा बी, लक्षणा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय नाम से कौन रचनाकार हैं? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राधिका रमन प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को राजा द्वि के नाम से जाना जाता है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? उसने कहा था को हिंदी कहानी का माइलस्टोन कहा जाता है। गुलेरी जी ने अपने जीवन में मात्र 5 कहानियाँ लिखी। 5 कहाँ, सिर्फ 3 कहानियाँ लिखा है। गुलेरी जी ने 5 नहीं 3 कहानियाँ लिखा है, इसलिए 34 का बी गलत होगा। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन गुलेरी जी की कहानी है, बिल्कुल सही है। उसने कहा था कि पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध है, महायुद्ध है, बिल्कुल सही है। भाई चंद्र शर्मा गुलेरी ने केवल 3 कहानियां लिखा। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। यहाँ विकल्प में दिया गया है 5 कहानियां, इसीलिए बी विकल्प गलत है। निम्न में से कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है? तो आपका उत्तर होगा पहला, युगधारा। यह नागार्जुन जी की रचना है, दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। इससे अंबिका प्रसाद गुप्त थे और जयशंकर प्रसाद थे। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? कौन सी रचना लिखी है? आपका उत्तर होगा सी, सरयू पार की यात्रा। भाई सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ धाम की यात्रा, ये सब भारतेंदु जी ने लिखा है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लाल टीन की छत निर्मल वर्मा सही है। चंद हसीनों के खतूत बेचन शर्मा उग्र सही है। नेताजी कहीन भैरव प्रसाद गलत है। आपका सी गलत होगा। नेताजी कहीन मनोहर श्याम जोशी का है, लिख लें, मनोहर श्याम जोशी। दीक्षा उपन्यास किस पर आधारित है? तो राम कथा पर आधारित है, नरेंद्र कोहली ने लिखा है। नरेंद्र कोहली ने दीक्षा उपन्यास लिखा है और यह राम कथा पर आधारित है। जुगलबंदी उपन्यास के लेखक कौन हैं? उत्तर हो जाएगा आपका गिरिराज किशोर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा, कुछ कही कुछ अनकही महादेवी वर्मा। गलत है, कुछ कही कुछ अनकही महादेवी वर्मा नहीं बल्कि शीला झुंझुनवाला। सही कर लीजिए। जो कहा नहीं गया कुसुमांचल सही है। कहो व्यास कैसी कही गोपाल प्रसाद व्यास, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 42। प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखाचित्र लेखक हैं और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी। किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा, शांतप्रिय द्विवेदी, देवेंद्र सत्यार्थी, शिव पूजन सहाय। आपका उत्तर हो जाएगा पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न,
लोचन प्रसाद पांडे की यात्रा वृत्त हमारी यात्रा का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? उत्तर हो जाएगा इंदु पत्रिका में हुआ था। राधिका रमन की कहानी कानों में कंगना में नरेंद्र योगेश्वर के पास भेंट स्वरूप क्या नहीं ले जाता है? यानी जो 4 विकल्प हैं इनमें से 3 विकल्प में जो चीज़ें ले जाता है वो तो है ही है, सही है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जिसमें कौन ऐसी चीज़ है जो नहीं ले जाता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी, एक स्वर्ण कलश नहीं ले जाता है, बाकी एक जोड़ा पीताम्बर ले जाता है, स्वर्ण मुद्राएं 5 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है, 2 कनक कंगन ले जाता है। तो अब आपके पास ये चीज़ें पता हो गई कि राधिका रमन की कहानी कानों में कंगना में नरेंद्र योगेश्वर के पास क्या क्या ले जाता है। अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए क्या क्या ले जाता है और 1 2 3 4 करके पॉइंट में दिया जाए तो मुझे लगता है कि आप आराम से ऐसे प्रश्न को कर लेंगे कि एक जोड़ा पीताम्बर ले जाता है, 5 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है, 2 कनक कंगन ले जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न उल्टा मैंने दिया है, क्या नहीं ले जाता है, तो बी विकल्प एक स्वर्ण कलश जो लिखा है यही गलत है, यही नहीं ले जाता है। तुम नहीं जानती चंदा, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। उपरोक्त कथन किस कहानी का है? आपका उत्तर होगा राजा निर्वंशिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? यह कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है, बिल्कुल बहुत सही है। इसमें प्राचीनता और नवीनता का समन्वय है, बिल्कुल सही है। नाखून का बढ़ना मनुष्यता का प्रतीक है, गलत है। नाखून का बढ़ना मनुष्यता नहीं बल्कि पशुता का प्रतीक है। यह विचार प्रधान व्यक्तिनिष्ठ निबंध है, बिल्कुल सही है। भाई आप खुद सोचिए, कुछ क्या आधे लोगों ने गलत किया है इस प्रश्न को। आप खुद अपने घर में देखें, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं यानी थोड़ा जानने वाले हैं, यानी 5 साल 10 साल 7 साल कुछ ऐसे हैं, और उनके नेल्स अगर आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े हो गए हैं तो आप कहते हैं ये पशुओं जैसे है, पशुता की निशानी है, राक्षस है, कुछ ऐसा कहते हैं ना। इसके नाखून देखिए जैसे राक्षस होता जा रहा है, यानी पशुता की बात हो रही, मनुष्यता नहीं। नाखून बढ़ना या नाखून बड़े बड़े रखना कोई मनुष्यता की निशानी नहीं है, मनुष्यता का प्रतीक नहीं है, बल्कि पशुता का प्रतीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, ऐसे शब्द हैं जो आप अपने घर में बोलते हैं, बहुत सारे लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग करते हैं, फिर भी जब प्रश्न आता है परीक्षा में तो आप लोग गलत कर देते हैं। तो जो भी चीज़ें व्यवहारिक जीवन में बोली जाती हैं कम से कम उन पर तो आप अपना ध्यान रखें ही। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे, ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला बोला गम सम, सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम। उपर्युक्त कथन किस निबंध का है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक में निम्न कथन किसका है कि मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ, जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूँगी। किसने कहा है? तो यह कथन प्रियंगु मंजरी का है। आगरा बाजार नाटक में कौन अपना माल बेचने के लिए नज़ीर अकबराबादी की नज़मों की मदद लेता है? उत्तर हो जाएगा ककड़ी बेचने वाला। अगला प्रश्न, निम्न कथन किस नाटककार का है कि मेरा भविष्य विशाल समुद्र में एक लंबी और अनिश्चित यात्रा है? उत्तर हो जाएगा बी मोहन राकेश। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों की फीस बाकी है मैंने कह दिया है वो लोग अपना अपना फीस सबमिट कर दें, यानी जो पुराने लोग हैं जिनकी फीस बाकी है उनकी बात हो रही है। और ध्यान रखना ईद उल फित्र का त्यौहार यानी ईद का त्यौहार कल पूरे भारतवर्ष में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और इसी उपलक्ष्य में कल छुट्टी रहेगी और आज भी उसी की पूरी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, तो इसलिए कोई लेक्चर आपको नहीं मिला। फिर भी आपको टेस्ट सीरीज मिल गई, सुबह का PDF मिल गया, टेस्ट सीरीज का वीडियो आपको मिल गया। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है, यही कहना है कि संस्कृति और सौंदर्य, धर्म और समाज
आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो आपको भेजा गया है महाकवि की तर्जनी जो भेजा गया है, इसको आराम से आप 1-2 दिन में पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न है वो भी मैं करा दूंगा। और इकाई 10 यानी अन्य विधाएं कल त्यौहार हो जाने के बाद प्रारंभ होगा अपने समय अनुसार, यानी सुबह 10 बजे PDF नोट्स टेस्ट सीरीज, 2:30 बजे वीडियो लेक्चर, रात में 9 बजे लाइव क्लास। तो यही जो शेड्यूल चल रहा है, इस शेड्यूल पर कल छुट्टी के बाद परसों से फिर कक्षाएं अपने समय अनुसार प्रारंभ होंगी। बाकी आज और कोई कक्षा नहीं होगी। तो PDF है, उसे आप पढ़ते रहिए। और इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारे नए प्रश्न हैं, जो हमारे नए लोग हैं वो जरूर ध्यान दें। नए प्रश्न हैं, उन्हें कहीं कॉपी पर आप लोग जरूर लिखते चलें ताकि परीक्षा के समय रिवीजन करने में आपके लिए आसानी रहे। तो हम लोग फिर मिलेंगे परसों। ईद की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को।